हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पे डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ मटेरियल को जो क्लासीफाइड करेंगे हम लोग, तो वो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन का एक कर्व प्लॉट किया है और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व में जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हम लोग इलास्टिक पॉइंट कहते हैं, इलास्टिक पॉइंट, और इसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। और इस कर्व में जो ई पॉइंट है, तो ई को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। देखिए, हम लोग अपने लास्ट वीडियो के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, और यदि आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि यदि कोई बॉडी हमारे पास में, उस बॉडी पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, कहाँ तक, इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट तक अप्लाई किया, और डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो जो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को रीगेन कर लेगी। तो इस ग्राफ के अंदर ओ से ए तक का जो रीजन है, इसलिए इस रीजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। और यदि उस बॉडी पे जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यदि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर दिया हम लोगों ने, तो हमारी जो बॉडी है वो इलास्टिक रीजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लास्टिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए ए और ई के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। अब देखिए, इसी कर्व के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल को क्लासिफाइड करेंगे। तो फर्स्ट मटेरियल जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हम कह रहे हैं डक्टाइल मटेरियल। तो देखिए, डक्टाइल मटेरियल एक वो मटेरियल होता है जिस मटेरियल का ये जो प्लास्टिक रीजन है, ये प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकिंग पॉइंट है और जो इलास्टिक पॉइंट है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हम वो भी बहुत ज़्यादा होगा। और इसी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, दोज मटेरियल विच शो लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। वो मटेरियल जिनका इलास्टिक लिमिट के बाद में जो प्लास्टिक रीजन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और सेकंड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट इज़ वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इलास्टिक पॉइंट। ये भी हमने डिस्कस किया कि इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट से कैसा होगा, उसका सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा। और इसके एग्जाम्पल हमने लिखे हुए कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ये जो मटेरियल है, इन मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और जनरली इसका यूज़ हम लोग करते हैं शीट बनाने में या स्प्रिंग बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं जो घर रहती है, घर की जो छतें जो रहती है उसमें तो शीट जो रहती है वो एल्युमिनियम की रहती है। और कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे घर में जो अनाज रखने के लिए जो बड़े बड़े जो ड्रम बनाते हैं, वो ड्रम भी किसके होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। अब देखिए, यदि कोई चीज़ आके उनसे टकरा रही है तो क्या होगा कि वो जो ड्रम है या छत के ऊपर जो हमने शीट रखी हुई है वो देखिए वो बैंड हो जाएगी, वो बैंड हो जाएगी, लेकिन क्या ब्रेक नहीं होगी। तो बैंड हो रही, तो इसका मतलब ये है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, और किस रेंज में जा रही है, तो इलास्टिक से वो प्लास्टिक रीजन में जा रही है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगी यहाँ पे। तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। अब सेकंड टाइप का मटेरियल है वो है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल देखिए जस्ट इसका अपोजिट है। उस ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि उसका प्लास्टिक रीजन नहीं होता। तो जब प्लास्टिक रीजन नहीं होगा तो हम यहाँ पे एक डायग्राम ऐसा बना सकते हैं इसका, ये कि उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बिल्कुल इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक पॉइंट के बिल्कुल पास में इसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो उस मटेरियल में क्या होता है कि जो इलास्टिक रीजन है तो उसका इलास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है, और ब्रेकिंग पॉइंट बिल्कुल इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक पॉइंट के बिल्कुल पास ही होता है। और इसी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, दोज मटेरियल विच शो वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के बाद में उसका जो प्लास्टिक रीजन है वो बहुत छोटा सा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ ब्रेकिंग पॉइंट लाई क्लोज इलास्टिक लिमिट। तो उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो किसके पास होता है, बिल्कुल इलास्टिक लिमिट के पास होता है। तो उसके एग्जांपल क्या हो गए, तो उसके एग्जांपल हो गए ग्लास हो गया, कास्ट आयरन, इसके एग्जांपल हो गए। तो हम लोग देखते हैं जो ग्लास है, यदि ग्लास पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया हम लोगों ने और जब इलास्टिक लिमिट तक तो चलेगा, लेकिन जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेंगे तो हम देखते हैं ग्लास क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और जो कास्ट आयरन है तो हम लोग कई बार देखते हैं जो पार्क हो गया या बड़ी बड़ी जो रेसिडेंशियल कॉलोनी होती है उसमें जो बेंचेस जो लगी होती है ना, वो लोग कास्ट आयरन की बनाते हैं यहाँ पे। आप सपोज कीजिए हम कई बार देखते हैं जो कुछ चीज़ से टकराती है तो क्या होता है कि वो जो बेंचेस होती है ना वो बैंड नहीं होगी, वो ब्रेक हो जाती है। वो ब्रेक इसलिए होती है क्योंकि किस मटेरियल की बनी है, तो वो ब्रिटल मटेरियल की बनी हुई है। तो यदि उसका ग्राफ हम देखेंगे तो ग्राफ बिल्कुल इसी फॉर्म में उसका ग्राफ प्लॉट होगा ये। और थर्ड टाइप का जो मटेरियल है वो हम डिस्कस करेंगे, उसको कहेंगे हम इलास्टोमर। इलास्टोमर मटेरियल, दोज मटेरियल फॉर विच स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन
इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इज नॉट स्ट्रेट लाइन विद इन इलास्टिक लिमिट। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरी लार्ज इलास्टिक रीजन। सेकेंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, नो प्लास्टिक रीजन। और इलास्टोमर के एग्जांपल है रबड़, इलास्टिक टिश्यू, एरोटा। देखिए ये उस टाइप के मटेरियल होते हैं जो मटेरियल क्या होता है, यदि हमने उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया हम लोगों ने और रिमूव करेंगे और उसके बेस पे यदि हम स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। तो इसका ग्राफ लगभग इस फॉर्म में प्लॉट होगा यहाँ पे। और हम जानते हैं कि यदि स्ट्रेस ग्राफ के अंदर यदि हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और इसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया यहाँ पे, डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। और ये जो मटेरियल है तो इनका जो इलास्टिक रीजन है तो उसका इलास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा इलास्टिक रीजन होता है। तो इतना ज़्यादा इलास्टिक रीजन होता है कि इसके अंदर जो प्लास्टिक रीजन है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने 2 जो पॉइंट मेंशन किए हुए, वेरी लार्ज इलास्टिक रीजन और नेक्स्ट इज नो प्लास्टिक रीजन। तो इनका प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है यहाँ पे। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, यदि सपोज कीजिए कि हमने किसी बॉडी पे, बॉडी किस टाइप की है, इलास्टोमर मटेरियल की बॉडी है, उस पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया हमने और सपोज कीजिए उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व इस फॉर्म में प्लॉट हो रहा है, ओ से ए तक प्लॉट हो गया। अब जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करेंगे तो जो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन तो कर लेगी, लेकिन वो इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए फॉलो नहीं करेगी, इसी पाथ को रिट्रेस नहीं करेगी, वो एक अलग से पाथ को फॉलो करते हुए वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आएगी। यदि हम एक डायग्राम बनाना चाहें हम लोग तो इस फॉर्म में डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये तो वो पाथ हो गया जब हमने उसके डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई किया हुआ है, ओ से ए वाला पाथ, और ए से ओ वाला ये वो पाथ हो गया जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हमने रिमूव किया। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि इस डायग्राम के अंदर एक एरिया फॉर्म हो रहा है जिसको हम एरिया भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं हम लोग। तो ये इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो किसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ये, तो जो इलास्टोमर जो मटेरियल है इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। और इलास्टिक हिस्टैरिसीस लूप पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, यदि आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, एक रबड़ लिखा हुआ है, सेकेंड इलास्टिक टिश्यू एरोटा लिखा है। देखिए इलास्टिक टिश्यू एरोटा हम लोग जानते हैं हमारी जो बॉडी के अंदर बहुत सारी वेसल्स होती हैं, और वेसल्स का काम क्या होता है कि जो हमारा जो हार्ट है, हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो वो जो वेसल्स जो होती है तो वो भी किस टाइप की होती है, वो इलास्टोमर मटेरियल की होती है। और हम लोग कई बार हॉस्पिटल में देखते भी है, यदि किसी को ब्लड चढ़ रहा है या ग्लूकोज चढ़ रहा है तो देखते हैं छोटी सी जो वेसल्स जो होती है, छोटी छोटी जो ट्यूब्स जो होती है, वो ट्यूब भी किसकी होती है, इलास्टोमर मटेरियल की होती है। हम लोग मार्केट में कई बार देखते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कई बच्चे लोग गुलेल यूज़ करते हैं। तो देखिए गुलेल किसकी बनती है, जो साइकिल का जो ट्यूब होता है तो उस ट्यूब की गुलेल बनती है, या कई बार जैसे मैंने आपको बताया जो वेसल होती है जो ब्लड या ग्लूकोज चलाते समय जो यूज़ होती है उसकी भी गुलेल बनती है। आप देखिए गुलेल को कई बार यूज़ कर लो, आप में से देखो शायद कई बच्चों ने गुलेल चलाई भी होगी। तो गुलेल को देखो आप 1 महीना यूज़ करो, 2 महीना यूज़ करो, अब 6 महीने तक गुलेल यूज़ करो, तो अब 6 महीने बाद भी आप देखोगे कि गुलेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके रबड़ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज़ सेम वैसा ही रहता है यहाँ पे। तो ये जो मटेरियल किसके हो गए, ये हो गए इलास्टोमर मटेरियल के हो गए। तो आप इसमें कितना भी वेट अप्लाई कीजिए, कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कीजिए, फाइनली ये जो मटेरियल है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ये रिगेन कर लेते हैं यहाँ पे ये। तो आज हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पे 3 टाइप के मटेरियल हम लोगों ने डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी चैप्टर के नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। और